नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सचिन। आज आपको कैपिटल गेन की कैलकुलेशन सिखाने वाला हूं। यानी कि जब आप कभी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो बेचने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई कितने रुपए का कैपिटल गेन टैक्स मुझ पे लगने वाला है, इंडेक्सेशन कैसे होगा, सारे कंप्लीट जितने भी पॉइंट होते हैं कैपिटल गेन को लेके आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि रेडी टू मूव घर अगर ले रहे हैं तो कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, कंस्ट्रक्शन के केस में कैसे निकलेगा, एग्रीकल्चर लैंड इंडेक्सेशन कैसे करते हैं 2001 से पहले के लिए तो क्या होगा, बाद के लिए तो क्या होगा, इंप्रूवमेंट कॉस्ट, सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स के नोटिस इस इंप्रूवमेंट कॉस्ट पर आते हैं। बताऊंगा कि कैश में इंप्रूवमेंट कराई है तो कैसे उसके बिल को अरेंज करें और आईटीआर के अंदर कैसे दिखाएं कि दिक्कत ना आए कोई। ज़्यादातर लोग कैपिटल गेन को कम करने के लिए इसी हथियार का इस्तेमाल करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट, गिफ्ट की प्रॉपर्टी में जब प्रॉपर्टी गिफ्ट में आती है या इनहेरिटेंस में जब किसी की डेथ हो जाती है तो प्रॉपर्टी उसके बेटे या बेटी में चली आती है, तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे लगेगा और कॉस्टिंग क्या लेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। सारे पॉइंट आखिरी तक जरूर देखिएगा, आपका केस 100% कवर होगा। और यहाँ दोस्तों एक बात और समझाना चाहता हूँ, मैं कैपिटल गेन को लेके मैं 5-6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो इस वीडियो के बाद मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है सारी वीडियो का और प्लेलिस्ट का भी। और दोस्तों एक बात, छोटी चीज़ और, मेरी जितनी भी वीडियो हैं सारी प्रैक्टिकल होती हैं, फिर भी मैं चाहूँगा जब आप इस तरह की कैलकुलेशन अपने आप कर लेते हैं, आप अपने पास के एक सीए से जरूर प्रॉपर एडवाइस लीजिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ। बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं कैलकुलेशन में, टैक्सेशन में, जिसके लिए मैं चाहता हूं कि आप एक एक्सपर्ट की ही राय लें। आप चाहें इसके लिए मुझसे भी फ़ोन पे बात कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा अपने आप कैलकुलेशन करके एक बार डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ अपने कंसल्टेंट से जरूर मिलें। पहला पॉइंट दोस्तों मेरा, सीधा आता हूँ मैं कैपिटल गेन की कैलकुलेशन पे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात होगी आज, जो भी हम बात करें दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि उसी के अंदर इंडेक्सेशन होता है। शॉर्ट टर्म में तो इंडेक्सेशन होता ही नहीं है, सेल माइनस परचेज माइनस करा शॉर्ट टर्म आ गया, लॉन्ग टर्म में सब आता है। रेडी टू मूव का केस है मेरा, एक कैटरीना है, उसने कहा शादी हो रही है प्रॉपर्टी बेच देती हूँ, देखा जाएगा 80 लाख की उसकी परचेज कॉस्ट है, 4 लाख उसने पे करे थे रजिस्ट्री के अंदर। ज़्यादातर लोग इस प्राइस को भूल जाते हैं, मेरी ब्रोकरेज है, क्या नाम है, स्टैम्प ड्यूटी के पेपर या दूसरे पेपर जो भी खर्चे मैंने करे खरीदने में, वो सब मेरी परचेज कॉस्ट में ऐड होते हैं। कई बार लोग सिर्फ परचेज कॉस्ट को ही लेते हैं, तो आपको पूरी वैल्यू लेनी है। 85 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है इसने 1/9/17 को, सोल्ड कर दी उसने 1.5 करोड़ की, कब, 30/11/2021 को, यानी कि पिछले महीने। अब दोस्तों यहाँ मैं मानता हूँ कि इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी 1.5 करोड़ है, क्योंकि कैपिटल गेन के अंदर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का भी बड़ा रोल है। वीडियो पूरी बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, जरूर देख लीजिएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि जो भी बेचा है यहाँ पे उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बराबर है सेल के। 1.5 लाख की कमीशन पे करी है। अब क्वेश्चन आता है कि चेक कैसे करें। सबसे पहले चेक करें कि आपके 24 महीने बैठते हैं नहीं बैठते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। कब से, डेट ऑफ परचेज से दोस्तों। बहुत सारे लोग 2 साल गिनते हैं, 4 5 दिन के कैलकुलेशन में, यहाँ तक कि लॉन्ग टर्म की बजाय शॉर्ट टर्म आता है, लोग उसे लॉन्ग टर्म दिखा देते हैं और इनकम टैक्स के केस लग जाते हैं। तब पता चलता है यार कि मैंने ना बड़ी कैजुअल काउंटिंग करी है, मुझे एग्जैक्टली 24 महीने देखने हैं। कब से, डेट ऑफ परचेज से, इस डेट से 1 तारीख से। ना मुझे 17 लेना है, ना मुझे 9 लेना है, ना मुझे फाइनेंशियल ईयर लेना है, मुझे डेट ऑफ परचेज लेनी है। तो इस हिसाब से मेरा क्या बना दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब सिखाता हूँ आपको कैलकुलेशन कि कैटरीना इस केस में कैपिटल गेन कैसे निकालेगी। 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने बेची है, तो 1.5 करोड़ दोस्तों मैंने यहाँ लिख लिया है। 1.5 लाख कमीशन पे करी है, तो कमीशन जो है माइनस हो जाती है जब आप कैपिटल गेन कैलकुलेशन करते हो। कमीशन का ध्यान रखिएगा, आपके पास प्रॉपर उसका एविडेंस होना चाहिए और चेक से पेमेंट होनी चाहिए। अगर कैश में पेमेंट करी है और उस कैश का कोई सोर्स भी नहीं है तो इस कमीशन को कभी मत लेना। ज़्यादातर लोग, हम लोग कैश में कमीशन दे देते हैं। तो अगर वैलिड प्रॉपर आपके पास इसका इनवाइस है कमीशन का और चेक से पेमेंट करी है तो ही आपको डिडक्शन मिलेगी। आपका नेट सेल कंसिडरेशन आता है 1,48,50,000, यानी कि इसके ऊपर ही कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और बताऊँ, कई बार आपका टीडीएस भी कट जाता है 1%, तो यहाँ पे 1% टीडीएस कटा हुआ होगा, लेकिन आपको अपनी टोटल वैल्यू लेनी है सेल की। ऐसा नहीं जो मेरे अकाउंट के अंदर आया है मैं वही लूँगा, यहाँ पे ग्रोस वैल्यू आती है हमेशा। अब इंडेक्स कैसे निकालेंगे। 85 लाख की मेरी परचेज कॉस्ट थी, मैं लिखूंगा डेट ऑफ परचेज। यहाँ पे मैं देखूंगा कि मेरी किस साल की डेट है और उसका फाइनेंशियल ईयर क्या आता है। मेरा फाइनेंशियल ईयर 1/9/17 के हिसाब से आता है 17-18, यानी कि फाइनेंशियल ईयर मेरा अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में खत्म होता है।
उस साल का इंडेक्स रेट था 272। दिखाऊंगा अभी क्या होता है, ये कैसे लेते हैं ये भी दिखाऊंगा। अब मैंने बेची किस साल में है, जिस साल बेचूंगा उसका लिखूंगा फाइनेंशियल ईयर और उस साल का इंडेक्स लूंगा मैं। तो यानी कि मैं डिवाइड करूंगा 85 लाख को 272 से और मल्टीप्लाई करूंगा 317 से, तो मेरी कॉस्टिंग आ जाएगी 99 लाख की। इसका मतलब दोस्तों ये है कि सरकार कहती है 85 लाख का कैटरीना ने लिया था 1917 को, तो महंगाई दर के हिसाब से मेरी जो कॉस्टिंग आ रही है कैटरीना के हाथ में वो 99 लाख आ रही है। तो अब 14850 में से माइनस करूंगा 99, तो मेरा आ जाएगा 49 लाख का मोटा मोटा कैपिटल गेन। या तो कैटरीना इसके ऊपर टैक्स पे करेगी या इसकी एग्जम्पशन लेगी, दोनों के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन कैसे होगी। अब ये जो इंडेक्स दिखाया मैंने आपको, ये कहाँ से निकालना है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है मैंने, आपको दिखा देता हूँ कि इसको देखते कैसे हैं। दोस्तों गूगल पे लिखेंगे आप करंट कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जब करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी, किसी को भी क्लिक कर लेंगे, इस तरह का आएगा फाइनेंशियल ईयर। ध्यान रखिएगा बहुत सारे लोग इसको असेसमेंट ईयर समझ लेते हैं, लेकिन आपको फाइनेंशियल ईयर जिस डेट पे आपने प्रॉपर्टी बेची है खरीदी है उस बेस पर है। ये पूरा है इंडेक्स कॉस्ट 2001-2002 जो उसका है बेस ईयर है, 100 से स्टार्ट है, जो मैंने कैटरीना के उसमें दिखाऊंगा अभी आपको, उसमें आएगा ये पूरा ईयर। अगर आप देखेंगे 2021-22 तक का 317 आ चुका है। ये महंगाई दर के हिसाब से डिसाइड होता है और बढ़ता रहता है। इसी में से जिस भी डेट को आप खरीद रहे हैं बेच रहे हैं उस डेट का फाइनेंशियल ईयर का आपको इंडेक्स कॉस्ट लेना है। चलिए चलता हूँ सीधा अपने डैशबोर्ड की तरफ। तो दोस्तों इस तरीके से आप इंडेक्स गूगल पे सर्च मार सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप उससे अपनी कैलकुलेशन लीजिएगा और फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही इसको लेते हैं हमेशा। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों, सारे एग्जाम्पल कवर होंगे आपके। अगर कंस्ट्रक्शन करा ली किसी ने तो कंस्ट्रक्शन के केस में कैसे कैलकुलेट होगा ये देख लीजिए। सेम वैल्यू वही दोस्तों, 1.5 करोड़ की वैल्यू कैटरीना ने करा, 1.5 लाख कमीशन दी, 14850 नेट सेल कंसिडरेशन उसके पास रहा, टीडीएस मिला के होगा, ध्यान रखना कंफ्यूज मत होना। 85 लाख की कैलकुलेशन सेम होगी दोस्तों, सब कुछ सेम लिया है मैंने, 99 लाख यहाँ आई है। कैटरीना को क्या लगा, एक फ्लैट फालतू बना लिया, कंस्ट्रक्शन करा ली 10 लाख की, कब 30/5/18 को। आपने भी हो सकता कंस्ट्रक्शन कराई हो, बहुत पुरानी है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, कंस्ट्रक्शन का भी इंडेक्सेशन मिलेगा। तो मैंने क्या करा, फाइनेंशियल लिख लिया 30/11/21 का, जिस साल बेच रहे हैं ये सेम रहेगा, उस साल 280 था, 10 लाख डिवाइड बाय 280 मल्टीप्लाई बाय 317। अब इसकी इंडेक्सेशन कॉस्ट आती है 11,32,000, यानी कि जो 10 लाख की कॉस्टिंग करी थी कैटरीना ने, आज उसकी कॉस्टिंग का बेनिफिट मिल रहा है इन्फ्लेशन महंगाई दर की वजह से, सरकार ने जो रखा है वो आ रहा है 11 लाख। तो मेरा 14850 में से माइनस हुआ 99, माइनस हुआ 11, उसके हाथ में कैपिटल गेन की कैलकुलेशन आएगी 38,11,607 रुपये कैटरीना के हाथ में कंस्ट्रक्शन केस में। अब कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा बता देता हूँ कि लोग जो कंस्ट्रक्शन कराते हैं, जो कैश में करा लेते हैं, जिनके पास ना तो बिल होता और ना ही कोई सबूत होता, जिसके पास बिल भी है, कंस्ट्रक्शन के बिल भी है, पेमेंट भी चेक से हुई हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसने कैश में करा लिया बिल भी नहीं है, अपने पास से कराया, दोस्तों उसको क्या करना चाहिए, पहले तो अपने पास कुछ प्रूफ रख ले कि वाकई में कंस्ट्रक्शन कराई हुई है। दूसरा एक चीज़ और, रजिस्टर्ड वैल्यूअर से एक वैल्यूएशन करा लें कंस्ट्रक्शन की, उसके बेस पे ही इस कंस्ट्रक्शन को क्लेम करें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर बोगस दिखाया है तो फंसोगे, अगर जेन्युइन है तो जेन्युइन का कुछ प्रूफ जरूर रख लें कि भैया देखो मैंने 4 फ्लोर बनाए थे, रजिस्ट्री में 2 फ्लोर लिखे हुए हैं, 2 फ्लोर बाद में कराए, दोनों रजिस्ट्री में भी आ रहा है, इसकी फोटो ये रही, और एक इनकम टैक्स का जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है उसकी कंस्ट्रक्शन की वैल्यू निकाल के भी दे देगा, जो वैल्यू आएगी वो ही यहाँ दिखाना आप, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इनकम टैक्स में भी। रजिस्टर्ड वैल्यू के लिए आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे पास काफ़ी सारे हैं, तो मैं आपको उनकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और वो आपकी प्रॉपर वैल्यूएशन भी कर देंगे। वैल्यूएशन कहीं का भी चलेगा, दिल्ली वाला आदमी मेरठ का कर सकता है, मेरठ वाला आदमी हरियाणा कर सकता है, पूरा ऑल इंडिया में कोई भी कहीं भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन वाला, सबसे ज़्यादा लोग इसके अंदर कन्फ्यूज़ हैं, इवन जो कई चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंसल्टेंट हैं वो भी डिबेट करते हैं काफ़ी ज़्यादा मेरे से इसमें, लेकिन बहुत क्लियर कंसेप्ट है ये, समझाऊंगा, बड़ा ईजी है। कैटरीना ने एक एग्रीमेंट करा 1/9/16 को 85 लाख का एक बिल्डर से, हमारे केस में भी यही होता है, हम पेमेंट देते हैं, बिल्डर पेमेंट प्लान देता है, हम एग्रीमेंट करते हैं। 85 लाख का कराया, कैसे पेमेंट करी, 10 लाख की यहाँ, 25 की यहाँ, 45 की यहाँ, 5 की यहाँ, 85 लाख ऐसे पेमेंट करनी थी उसको। ये रही डेट है सारी। अब इस केस में देखें कैसे कि लॉन्ग टर्म क्या होगा और शॉर्ट टर्म क्या होगा। लॉन्ग टर्म के लिए डेट जो लेते हैं कंस्ट्रक्शन के केस में, वो डेट हमेशा आपकी ये मानी जाती है कि आपने एग्रीमेंट कब करा था, कन्वेंस डीड कब करी थी। अगर आपका यहाँ से 24 महीने पार हो गए तो इसका मतलब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। अब आपने पीरियड देख लिया कि आपकी प्रॉपर्टी जो है लॉन्ग टर्म हो गई है इस केस में। अब कैलकुलेशन कैसे होगी,
इंडेक्सेशन कैसे होगा ये भी देख लीजिए। 10 लाख यहाँ दिया है, 1/9/16 को मैंने इसका लिख लिया फाइनेंशियल ईयर, और वहीं से इंडेक्स कॉस्ट उठा ली मैंने 264 डिवाइड बाय 317, सॉरी डिवाइड बाय 264 मल्टीप्लाई बाय 317। मेरी इंडेक्स कॉस्ट आ गई 12 लाख, यानी कि 10 लाख जो मैंने दिए थे उस साल, अब 12 लाख आ गए। ऐसी 25 लाख दिए इस पीरियड की इंडेक्सेशन 272 317 डिवाइड बाय 272 मल्टीप्लाई बाय 317, 29,13,000 आ गई। अगली जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत, 45 लाख मैंने दिए हैं 1/9/20 को, ये मैंने दिए फाइनेंशियल ईयर 20-21 में, यानी कि मेरी प्रॉपर्टी जो है लॉन्ग टर्म तो हो गई है, लेकिन जो मैंने पेमेंट करी है ये मेरी 24 महीने के बाद में नहीं आ रही है, यानी कि अंदर अंदर आ रही है, तो ये शॉर्ट टर्म में आ जाएगा और इसके ऊपर इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, मोटा मोटा कैलकुलेशन के अंदर यही फर्क पड़ता है जब हम कंस्ट्रक्शन में लेते हैं। जो पेमेंट आपकी 24 महीने के बाद की है आप उसका इंडेक्सेशन करिए, जो आपने हैंड टू हैंड दी है ये दोनों हैंड टू हैंड है, 1/9/20 और 1/9/21 को, तो इंडेक्सेशन ही पूरा पूरा मिलेगा। 45 लाख इसका, 5 लाख इसका। तो मैंने जब सबको जोड़ा तो मेरी कॉस्टिंग आ गई कंस्ट्रक्शन वाले की 91,14,361 रुपये, और इसमें से जब माइनस करूंगा तो मेरा कैपिटल गेन आएगा कंस्ट्रक्शन के केस में 57,35,629। अगर इसकी रजिस्ट्री हो जाती फिर मैं रजिस्ट्री की डेट लेता शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन बेच रहा हूँ मैं, तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरा जो है दोस्तों गिफ्ट वाला है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि भैया गिफ्ट के केस में कैसे करें। कुछ लोग लॉजिक से चलते हैं, कुछ लोग कहा सुनी भी चलते हैं, लेकिन हमें चलना है इनकम टैक्स के हिसाब से कि मुझे कोई दिक्कत ना आए, और इनकम टैक्स वाला आपको इसमें फ़ायदा देगा। कैसे बताऊंगा। गिफ्ट और इनहेरिटेंस, कैटरीना के फादर ने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 10 लाख रुपए की, कब? 1/1/1964 को। उसने कहा बेटा तेरी शादी हो रही है, जा फ्लैट तू ले ले, 1/1/2021 को। ध्यान रखिएगा पिछले महीने की बता रहा हूँ, शादी से पहले की। कैटरीना ने वो बेच दिया 1.5 करोड़ का। कब बेचा? 30/11/21 को, यानी कि जैसे ही आया 1 महीने में आ गया। छोटा था, उन्होंने कहा शादी हो गई, बड़े फ्लैट में जाऊंगी अब मैं। कमीशन वही 1.5 लाख। अब यहाँ पीरियड कैसे देखेंगे दोस्तों, चाहे डेथ का केस हो किसी का, या कोई व्यक्ति जीवित है, गिफ्ट के केस में या किसी भी केस में, जब मेरे पास पीछे से कोई प्रॉपर्टी आती है मैं उसके लिए कोई पैसा पे नहीं करता। अगर मेरे नाम पर रजिस्ट्री हुई भी है तो भी ठीक है, नहीं हुई है तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेट आप लेंगे ये वाली। इनकम टैक्स ये मानता है कि कैटरीना ने ये प्रॉपर्टी 1/1/1964 को ही खरीदी है। जो डेट है वो भी इसके हाथ में मानी जाएगी, और जो सेल कंसिडरेशन है वो भी माना जाएगा। यानी कि यहाँ फादर की जगह अब नाम आ जाएगा कैटरीना का, कि कैटरीना ने 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है 1/1/1964 को। अब लॉन्ग टर्म में आ गया मेरा। ये मत कहिएगा कि 1/1/21 को इसके नाम पे हुई है, गिफ्ट डीड करा ली थी तो 1 महीने में बेचा है, तो 1 महीने में तो शॉर्ट टर्म होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रजिस्ट्री यहाँ पे भी हो गई है तो तब भी ये लॉन्ग टर्म में आएगा, शॉर्ट टर्म में कभी नहीं आएगा। अब इस केस में कैलकुलेशन कैसे होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी वाली, 1.5 लाख कमीशन सेम वही रहेगा, इसमें मैंने कोई भी चेंज नहीं करा है। यहाँ पे 1/1/1964 को 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, यानी कि मेरी जो ये कैलकुलेशन है 1 अप्रैल 2001 से पहले की है, जब इंडेक्स था ही नहीं। अब इस केस में क्या होगा, आपको इनकम टैक्स के रजिस्टर्ड वैल्यूअर से 1/4/2001 को एक फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 1/4/2001 को बेचता तो कितने बेचता, वो आ गई 30 लाख की। वो निकालता है कि इसका इतना एरिया है, प्लॉट का रेट इतना है, कंस्ट्रक्शन वैल्यू इतनी है, टोटल वैल्यू इतनी आ रही है, तो 30 लाख की वैल्यू आ गई कैटरीना के हाथ में। अब कैटरीना क्या करेगी, कुछ नहीं, 30 लाख लेगी, 1/4/2001 को उसके हाथ में परचेज मानी जाएगी। 100 का इंडेक्सेशन था, 317 ये, या 21-22 में बेचा है तो 30 लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 317, यानी कि 9,51,000 वैल्यू आ गई किसके हाथ में, सॉरी 95,10,000 रुपये वैल्यू आ गई कैटरीना के हाथ में, जो प्रॉपर्टी खरीदी थी 10 लाख की इसके फादर ने। यानी कि पहले फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 की, उसके बाद उसका इंडेक्सेशन 2001 से, ये वैल्यू आ गई 95, इसमें से माइनस करा 53,40,000 का कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैटरीना के हाथ में, वो इससे एग्जम्पशन भी ले सकती है या उस पर टैक्स पे करेगी 20% का हिसाब से। इसलिए तो गिफ्ट के केस में ऐसे होगा दोस्तों। जितने भी कैलकुलेशन के पॉइंट थे सारे मैंने आपको बता दिए हैं। कुछ एडवाइस मेरी तरफ से जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब मैं इनकम टैक्स के केस कराता हूँ प्रॉपर्टीज़ के, तो वहाँ दिक्कतें आती हैं बहुत सारी, तो उस चीज़ों को ध्यान रखना है हमें। क्या, सेविंग और करंट अकाउंट दोनों ही दोस्तों आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना कि प्रॉपर्टी किसके नाम से है। अगर प्रॉपर्टी सचिन के नाम से है तो सचिन का हमेशा सेविंग होगा, तो सेविंग में पैसा लीजिए। अगर प्रॉपर्टी कंपनी के नाम से है
तो पैसा फिर कंपनी में जाएगा। ये दोनों के लिए है, जो ले रहा है वो भी, जो दे रहा है वो भी। ऐसा नहीं है प्रॉपर्टी उसके नाम पर है, वाइफ के नाम पे, पैसा सारा हस्बैंड के नाम पे दे दिया। प्रॉपर्टी हस्बैंड के नाम पर है, पैसा सारा वाइफ के अकाउंट में चला गया। लेने और देने दोनों ध्यान रखें। जो रेशियो है 50% है हस्बैंड वाइफ, 50-50% दीजिए। अगर आप बेच रहे हैं 50-50% है, 50-50% लीजिए। सेम अकाउंट में लेना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पे भी ऐसी कर रहे हैं, दिक्कत ना है भविष्य में कभी भी। अगर आपका बिजनेस है तो ये सारी कैलकुलेशन बेकार है। कोई प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी ले रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, रियल एस्टेट वाला है, होल्ड कर रहा है, फाइनेंस पे प्रॉपर्टी ले रहा है, उसके लिए बिजनेस इनकम है, सेल परचेज दिखाएगा, ऑडिट कराएगा, तब कैपिटल गेन नहीं कर सकता। कोई मैटर नहीं करता दोस्तों कैलकुलेशन में आज की कि मेरी जीपीए है, पावर टोनी है, कच्ची है, पक्की है, ऐसा है वैसा है। कैपिटल गेन लगेगा, टाइटल ट्रांसफर हो या ना हो, ध्यान रखिएगा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10% तक का फर्क चलता ही है, अपनी वीडियो में बता चुका हूं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, देख लीजिएगा कि अगर 10% तक का फर्क है कैलकुलेशन में तो चल जाएगा, वरना नहीं। अब मैं आपको बताता हूं आईटीआर के अंदर इसको कैसे दिखाते हैं। एडवाइस को जरूर मानिएगा, इनकम टैक्स से थोड़ा सा बचे रहेंगे, दूर रहेगा इनकम टैक्स वाला। ये आपका पेपर है दोस्तों, जो आईटीआर के अंदर आता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पे आती है आपके फुल वैल्यू कंसिडरेशन, यहाँ पे आती है आपकी वैल्यू एज पर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, यानी कि आपको लिखनी पड़ेगी। पूछता है वो जो रजिस्टर्ड है, वो डिटेल भेजता है इनकम टैक्स वाले वेरीफाई करते हैं आपकी। इस तरीके से आप यहाँ पे अपना कॉस्ट लेते हैं, यहाँ पे इंप्रूवमेंट कॉस्ट, यहाँ पे कोई एक्सपेंडिचर करा है, यानी कि आपने कोई कमीशन वगैरह दी है, वो यहाँ आती है। जो मैं 1.5 लाख की बात कर रहा था वो यहाँ आएगी आईटीआर के अंदर, वो अपना माइनस हो जाती है। इस तरीके से आप आईटीआर में इस कैपिटल गेन को दिखाते हैं। और जब भी प्रॉपर्टी खरीदें या बेचें, आईटीआर के अंदर से जरूर डिस्क्लोज करें। ये नहीं कि लॉस हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, मैं तभी दिखाऊंगा, मैं तो मकान बेच के मकान खरीद लिया है, किस बात की आईटीआर, किस बात का कैपिटल गेन। इन चीज़ों से हमेशा बच के रहें। आशा करता हूं दोस्तों आपको कैपिटल गेन के सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और साथ में दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों आपका इससे जुड़ा हुआ कोई भी एक्सपीरियंस हो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो पूछ लीजिएगा। आप इसके लिए मुझे फ़ोन पे कैलकुलेशन भी करवा सकते हैं, मुझे फ़ोन करके डॉक्यूमेंट देके इसके बारे में एडवाइस मिल सकते हैं। साथ में दोस्तों जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, सब जगह इसको जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि लोग जाने अनजाने में जो गलतियाँ कर देते हैं कैलकुलेशन में, आईटीआर नहीं भरते हैं, पैसा कैश में ले लेते हैं, इन सब चीज़ों से बच सकें और इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग का सामना ना कर सकें। जल्द मिलूंगा एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।